स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीडी डिजिटल स्टडी पर। डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 विलेज टाउन्स एंड ट्रेड, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है और इसका सेकंड पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद अभी मैं सभी चैप्टर्स का, क्लास 6 के सभी चैप्टर्स का वन लाइनर क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो कि आपके रिवीजन पर्पज से दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले क्लास में हमने स्पाइनिंग रूल्स तक का जो टॉपिक है ये हमने क्लियर कर लिया था। तो आइए इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होने लगा कि जो बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन थे और जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी या ट्रेडर्स यू कैन से, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब अपने एसोसिएशन बना लिए। एसोसिएशन मतलब अपना संघ बना लिया। मतलब कभी संघ का मतलब ये होता है कि अपना एक सोसाइटी बना लेना, अपना एक अलग जो है ग्रुप बना लेना, ताकि अब उस ग्रुप में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सभी ग्रुप के मेंबर उनकी हेल्प करते हैं। एसोसिएशन का मतलब ये होता है। तो उस टाइम पे इस एसोसिएशन को श्रेणी के नाम से जाना जाता था, ठीक। और उस टाइम पे ऐसी दो श्रेणियाँ हुआ करती थी। एक आपकी क्राफ्ट्स पर्सन की होती थी, क्राफ्ट्स पर्सन ने भी अपने बना लिया श्रेणी, और जो मर्चेंट होते थे इन्होंने भी अपनी श्रेणी बना ली। अब ये लोग क्या करते थे, अपने ग्रुप के जो लोग थे उनको प्रोवाइड करते थे, ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे, है ना। किसी के पास रॉ मटेरियल्स नहीं है तो उनको रॉ मटेरियल्स ले आ करके दिया करते थे। और ये जो क्रॉप्स पर्सन थे जिनको रॉ मटेरियल दिया गया है, ये उन रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। और इस फाइनल प्रोडक्ट को जो मर्चेंट्स की श्रेणी हुआ करती थी ये उनको उनसे ले लिया करती थी, कुछ उसका कॉस्ट वगैरह पे करके। और ये जो मर्चेंट्स थे इन ये फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ से उठाकर अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में ले जा कर के उसका ट्रेड किया करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने अपने बैंक्स भी इस्टेब्लिश कर रखे थे। मतलब यहाँ पर जो रिच पर्सन हुआ करते थे वो पैसे वगैरह इसमें इकट्ठा किया करते थे। इन पैसों को जो किसी कोई व्यक्ति है उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो उसको पैसे दिया करते थे, और साथ में उससे इंटरेस्ट के रूप में वो बेनिफिट, मुनाफा वगैरह उठाते थे। और वो जो इन्वेस्ट से जो उनको पैसा मिलता उसका यूज़ वो रिलीजियस वर्क में भी किया करते थे। जो मोनेस्ट्रीज़ हुआ करती थीं या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, धार्मिक जो संस्थान हुआ करते थे जहाँ पे बौद्धिस्ट रहा करते थे, उनको जो है ये पैसे वगैरह वहाँ पे दान में दे दिया करते थे। या कभी मोनेस्ट्री वगैरह बनवा दिया, या बुद्धिस्ट को रहने के लिए कुछ जगह बनवा दी, मंदिर बनवा दिए, इस तरह के रिलीजियस वर्क में ये अपना काम किया करते थे। अब हम जानेंगे अरिकमेडु के बारे में। अरिकमेडु क्या है? अरिकमेडु जो है उस टाइम पे पुडुचेरी के आसपास में एक अरिकमेडु जगह हुआ करती थी, ठीक है। अब ये पुडुचेरी जो है कहाँ पे है, ये जो उड़ीसा वगैरह वाला जो रीजन है उसी के आसपास है, ये कोस्टल रीजन है आपका। तो आज से करीब 2200 से 1900 साल पहले जो अरिकमेडु होता था वो उस टाइम पे कोस्टल सेटलमेंट्स वगैरह हुआ करती थी, जहाँ पे जहाज़ें वगैरह आकर के रुकती थी जिससे सामान वगैरह उतारा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर देशों से जहाज़ें आती थी, वहाँ से सामान वगैरह उठा करके उनको गोडाउन वगैरह में रखा जाता था। और उसी गोडाउन के का एक जो एविडेंस है वो मिला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर मिला है जो कि ब्रिक्स से बना है, ईंटों से बना है, ठीक है। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि वो उस टाइम पे
वार हाउस हुआ करता था, मतलब गो डाउन हुआ करता था। तो इस बात से ही ये प्रूफ हो जाता है, गो डाउन तो वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है। और इन सभी चीज़ों को मानने के पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ विशेष प्रकार के पॉटरी या विशेष प्रकार के स्पेशल पॉटरीज वगैरह मिले हैं, जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मेडिटेरियन रीजन से मिलने वाला एम्फोरे है। क्या है? एम्फोरे है। एम्फोरे एक्चुअली कुछ इस टाइप के बर्तन हुआ करते थे, ठीक, जिसमें यहाँ पर आपकी दो मुठियाएँ लगी होती थी, डबल हैंडल्ड जार हुआ करते थे, ठीक। तो और इसमें संभवतः लिक्विड वगैरह रखा जाता था, जिसमें हो सकता है कि वो लिक्विड आपका ऑयल हो और या वाइन हो। और इसके साथ साथ कुछ हमें रेड ग्लेज्ड पॉटरी मिले हैं। क्या मिले हैं? रेड ग्लेज्ड पॉटरी, मतलब लाल रंग के बर्तन। और इन बर्तनों को एरेटाइन के नाम से जाना जाता था, ठीक, एरेटाइन वेयर के नाम से जाना जाता था। एरेटाइन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एरेटाइन जो है इटली में एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है एरेटाइन, और उसी के नाम पर इसको हम लोग एरेटाइन वेयर के नाम से जानते हैं। अब इसको बनाने का भी कुछ अलग थोड़ा तरीका था। ये जब गीली मिट्टी से बनता था, और जब मिट्टी गीली हुआ करती थी उस समय ऑलरेडी पहले से बने हुए कुछ डाई हुआ करते थे। डाई मतलब जिसमें ऑलरेडी कुछ सिंबल्स वगैरह बना के रखे गए थे। उन सिंबल्स को, उस डाई को इस गीली मिट्टी पे प्रेस किया जाता था, तो जिससे वो सारे जो सिंबल्स होते थे उस गीली मिट्टी पर उसके निशान पड़ जाते थे और बड़े सुंदर डिज़ाइन बन जाती थी। तो इस मेथड से बनाया जाता था, प्रेस करके, ठीक है। तो इसमें स्टाम्प्ड माउल्ड का यूज करके बनाया जाता था। यहाँ पे कुछ और भी प्रकार की पॉटरी मिले हैं जो कि लोकली बनाए गए हैं, अपने इंडिया में ही बनाए गए हैं, लेकिन उस पे जो डिज़ाइंस मिले हैं उस पे रोमन डिज़ाइंस वगैरह मिले हैं। और कुछ रोमन लैंप्स भी मिले हैं, ग्लास के बर्तन मिले हैं, जेम्स मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस साइड से बहुत सारे रोमन वेयर मिले हैं, जिसमें शीशे के बर्तन हैं, कुछ कीमती पत्थर हैं। तो इन सभी इस साइड से हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें छोटे छोटे गड्ढे मिले हैं मिट्टी में। तो ये गड्ढे जो है इनका कुछ जो है हो सकता है ये डाइंग वैट्स हुआ करते थे। ये गड्ढे क्या होते थे उस समय पे? डाइंग वैट्स का यूज हुआ कर एज ए डाइंग वैट्स यूज किया जाता था इनका। इस डाइंग वैट्स का मतलब होता है जैसे कपड़ों को कलर देने के लिए इन गड्ढों को बनाया गया था, जिसमें रंगों का घोल बना के रखाया जाता था, जिसमें कपड़े वगैरह डाल करके इसमें रंग वगैरह उन पे चढ़ाया जाता था। और यहाँ पे हमें बहुत सारे मनके बनाने के बहुत सारे हमें जो है एविडेंस मिले हैं। वो मनके आपके कुछ ग्लास से बने हुए हैं, कुछ आपके सेमी प्रीशियस स्टोन्स से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे मनके बनाने के भी बहुत सारे हमें एविडेंस मिले हैं। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि होता क्या था कि जब उस समय पे ट्रेड हुआ करता था तो हमारे देश के कुछ मर्चेंट्स, कुछ ट्रेडर्स दूसरे देशों में जाते थे, और दूसरे देशों के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो हमारे देश में आया करते थे। तो ऐसे ही एक ग्रीक ट्रेडर्स है वो जो हमारे इंडिया में आता है, तो वहाँ यहाँ की पे जो एक फेमस बंदरगाह था, पोर्ट था, जिसको उस इन्होंने बेरी गाज़ा बोला। ग्रीक में उसको बेरी गाज़ा बोलते हैं और हमारे इंडियन नेशन में उसको भरूच के नाम से बोला जाता है। तो उसने बेरी गाज़ा के बारे में लिखा है, भरूच के पोर्ट के बारे में लिखा है कि यहाँ पर जो गल्फ़ रीजन है वो बहुत ही पतला हो जाता है, और पतले होने की वजह से यहाँ पे जो जहाज़ें हैं, है ना, गल्फ़ का मतलब दो लैंड है, दो लैंड के बीच का जो एरिया होता है, समुद्र में आपने देखा होगा इस तरह की आकृतियाँ बनी होती हैं, ये दो लैंड होता है, इनके बीच में जो पानी है, तो ये ऐसे रीजन्स को हम लोग गल्फ़ बोलते हैं। तो बहुत पतला हो जाने की वजह से यहाँ पे नावों को स्टीयर करना, मतलब इसमें
ले जाना काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होता था। इसके लिए स्किलफुल और अनुभवी लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो इन अनुभवी और स्किलफुल लोगों को जो है वो राजा अपॉइंट करता था। उस रीजन का जो किंग होता था, जो जिस राजा का वहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था, वो वहाँ पे अपॉइंट करता था ऐसे लोगों को। अब जब जो है इम्पोर्ट हुआ, और इम्पोर्ट में क्या-क्या चीज़ें आती थीं, तो बेरी गाज़ा में जो है इम्पोर्ट जब होता था तो वहाँ पे वाइन आती थी, कॉपर आते थे, टिन आता था, लीड आता था, कोरल आता था, और जो टोपाज, क्लॉथ्स, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें इम्पोर्ट में वहाँ से आती थीं। ठीक है? और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। हम लोग एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते थे? हिमालयन प्लांट्स का एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ पर हमारे यहाँ हाथियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, तो एवरी वगैरह का यूज़ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, इन सभी चीज़ों का हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे यहाँ से। ठीक? तो क्वेश्चन में कभी-कभी पूछ देता है, व्हाट वर द थिंग्स व्हिच वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द अदर रीजन्स? इस तरह से क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछेगा। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं और क्या-क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। तो कभी-कभी जो व्यापारी आया करते थे राजा के दरबार में राजा से मिलने, तो वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आया करते थे। इसमें आपके बहुत सारे आपके चांदी के बर्तन हैं, है ना? कुछ गाना वगैरह गाने वाले, संगीत वगैरह वाले संगीतज्ञ आया करते थे। बहुत अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर महिलाएँ भी वो अपने साथ लाते थे, है ना? अच्छी-अच्छी शराबें वो लेकर के आते थे, और कुछ अच्छे कपड़े वगैरह भी लेकर के गिफ्ट के तौर पे वो आया करते थे। अब बात कर लेते हैं ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। So you have read about the northern black polished ware. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at the other places. तो आपने देखा होगा कि जो है अभी हमने पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। तो ये जो है आपके इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो है काफ़ी बनाया जाता था, लेकिन ये जो है ना बनाया तो जाता था, स्पेशली बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है हमें नॉर्दर्न साइड में, उसके बनाने के भी हमको एविडेंस मिले हैं। लेकिन उसके अलावा ये और भी रीजन्स में मिल रहा है, और भी रीजन्स में जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पर भी ये मिला है। तो वहाँ पर कैसे मिला? तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पे बनाया गया होगा और ट्रेडर्स उसको उस जगह से दूसरे जगह पर ले गए होंगे उसको सेल करने के लिए। ठीक है? तो इस तरह से ये पूरे रीजन में हमको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो ऐसे ही जैसे हम लोग ने पढ़ा कि नॉर्दर्न इंडिया में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी आपकी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ऐसे ही जो साउथ इंडिया था वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो वहाँ का गोल्ड, स्पाइसेस, और स्पाइसेस में स्पेशली जो पेपर था, ठीक है, और कुछ प्रीशियस स्टोन, ये चीज़ें साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी इनकी। तो पेपर जो था वो इतना इम्पोर्टेंट था कि रोमन एम्पायर में लोग उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे, है ना? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था, ठीक है? तो इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। जितना सोना कीमती था उतना ही ये पेपर कीमती था। तो जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ये अपने साथ जो है, जो रोमन में जाने वाले जो ट्रेडर्स थे, तो अपने साथ ये चीज़ें वो ले करके जाते थे। तो अब ये जो यात्रा करते थे वो ट्रेडर्स, वो या तो जहाज़ों के साथ करते थे, पानी वाले जहाज़ों के साथ, या तो कारावांस, मतलब बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो एक साथ ग्रुप में निकला करते थे, ठीक है? हज़ारों 2000 की संख्या में, तो इसको हम लोग कारावांस के नाम से जानते हैं। तो देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो हो इसका मतलब यही है, चूँकि देखो हमारे जो साउथ इंडिया में वहाँ पे हमें बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। तो बहुत सारा रोमन गोल्ड कॉइन मिलने का से मतलब क्या निकलता है कि हो सकता है कि साउथ इंडिया का जो व्यापार होता हो वो रोमन एम्पायर से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसीलिए साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। बाकी अदर रीजन्स में हमें नहीं मिलते हैं, नॉर्दर्न साइड में उतना नहीं मिलते हैं जितना साउदर्न रीजन में हमें मिलते हैं।
अब यहाँ पे एक पोएम है जो हमें बताती है कि उस टाइम पे जो ट्रेड हुआ करता था उनमें क्या-क्या चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करती थी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत ही तेज़ तर्रार जो घोड़े हुआ करते थे, वो पानी की जहाज़ों के द्वारा लाए जाते थे और बेल्स ऑफ पेपर्स इन कार्ट्स और जो अ, काली मिर्च है उसके गट्ठर ब्लैक बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर मतलब उसे गट्ठर जो है वो जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन हिमालयाज़ और जो कीमती पत्थर और जो सोने वगैरह हैं वो हमें हिमालय से मिलते थे। वेस्टर्न हिल से हमें सैंडलवुड मिल जाता था। साउदर्न रीजन से हमें जो है पर्ल्स मिल जाते थे और ईस्टर्न ओशियन से हमें कोरल्स मिलते थे। ऐसी जो गंगा रीजन है और कावेरी रीजन है वहाँ से हमें बहुत मात्रा में क्रॉप प्रोडक्शन मिल जाता था। श्रीलंका से हमें खाने पीने की चीज़ें और म्यांमार से हमें बर्तन मिला करते थे। ठीक, तो इन ये जो है जानकारियाँ हमें इन जगहों से मिल जाती हैं। Traders explored several sea routes. Some these followed the coasts. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते थे उनको व्यापार करना होता है। व्यापार करने के लिए उन्हें कोई किसी न किसी देश में जाना पड़ता था। तो ये लोग ही जो है समुद्री रास्तों की खोज किया करते थे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट और ये जो रास्ते होते थे वो कहीं ना कहीं से कोस्टल जो रीजन है वहीं से निकला करते थे। तो देयर वेयर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो इसमें जो अधिकतर आपके रास्ते हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होकर के जाते थे। तो यहाँ से जो सेलर्स होते थे वो इन रास्तों को पार करने के लिए जो मानसून होता था उसका सहारा लेते थे, क्योंकि जब जो मानसून हवाएं हैं वो एक डायरेक्शन में चला करती हैं। ठीक है, जैसे ही मानसून विंड स्टार्ट होता था उस टाइम पे ये अपनी जहाज़ें वगैरह उसी डायरेक्शन में लेके चल दिया करते थे जिस डायरेक्शन में हवा बह रही होती है और बड़े ही आसानी से ये एक समुंदर को ओशियंस को क्रॉस कर लिया करते थे। तो इसके लिए वो क्या करते थे, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है स्टर्डी शिप्स बनाया करते थे, बड़ी बड़ी जहाज़ें बनाते थे क्योंकि उन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। ठीक है, और एक जहाज़ में एक दो लोग नहीं बल्कि 500 600 कभी 1000 इतने लोग जो है यात्रा किया करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोस्टल रीजन में जो नए नए राज्य बने उनके बारे में। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कंटिनेंट इज मार्क्ड बाई लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेटिव्स एंड river valleys. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. तो होता क्या है कि जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, है ना, तो तो वो जो है आपका क्या है उसमें आपके कोस्टल लाइन भी आ जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो साउदर्न इंडिया है उसमें आपका एक तो आप आ जाता है कोस्टल रीजन। ठीक है, कोस्टल रीजन आ जाता है जो कि समंदर से सटा हुआ है। उसके साथ ही वहाँ पे रिवर वैलीज़ मतलब बड़ी-बड़ी नदी घाटियों पे यहाँ पे कावेरी, कृष्णा ऐसे रिवर्स वगैरह फ्लो करती हैं, है ना? तो यहाँ पे जो है रिवर वैलीज़ भी मिल जाते हैं। रिवर वैलीज़ का मतलब होता है नदियों के किनारे जो लैंड होती है, उसको हम लोग रिवर वैलीज़ के नाम से जानते हैं। ये जो लैंड होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, ठीक है? तो फर्टाइल होने की वजह से और जो कोस्टल रीजन होने की वजह से ये कोस्टल रीजन से अच्छे व्यापार कर सकते हैं और फर्टाइल लैंड में ये अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए जो चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट्स बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो ऐसे लोग, ऐसे राजा, ऐसे अधिकारी जो जिनका कंट्रोल हुआ करता था रिवर वैलीज पे और कोस्टल रीजन पे, वो लोग बड़े ही रिच और पावरफुल हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनको रिवर वैली से अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता था और कोस्टल रीजन से जो है वो अपने व्यापार कर लिया करते थे।
तो संगम पोयम जो है बात करती है मुवेदार के बारे में। संगम पोयम में मुवेदार शब्द आता है। तो मुवेदार जो शब्द होता है ये एक प्रकार का तमिल वर्ड है और जिसका मतलब होता है चीफ्स। ठीक है, तो मुवेदार का मतलब मूवेंदर का मतलब क्या होता है? चीफ्स। अब ये जो चीफ्स होते थे, अब यहाँ पे चीफ नहीं है, चीफ्स है। तो ये तीन तरह के जो हेड ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिलीज, ये जो चीफ हुआ करते थे वो बेसिकली जो तीन रूलिंग फैमिली थे उनके मुखियाओं के बारे में बात किया जाता था, जिसमें आपका है आपका चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, तो मूवेंदर जो है, मूवेंदर में किसकी किन थ्री चीफ्स की बात की गई है? चोला, चेरा और पांड्या जो थ्री चीफ्स थे इनके बारे में। चोला, चेरा एंड पांड्या क्या है? एक तरह की आपकी रूलिंग फैमिली थी, डायनेस्टी थी। ठीक, who became powerful in South India around 2300 years ago। तो 2300 साल के आसपास जो ये चोल, चेरा और पांड्या थे, ये काफ़ी उस टाइम पे पावरफुल हुआ करते थे। इन सभी ये जो सारे जो तीनों चीफ थे, इनके अपने दो सेंटर हुआ करते थे। जैसे अपन लोगों ने अक्सर पढ़ा है तो राजा की अपना कैपिटल होता है। इनके बेसिकली दो कैपिटल हुआ करते थे या दो सेंटर्स हुआ करते थे मेन जो है। ठीक, एक जो सेंटर उनका हुआ था वो लैंड के अंदर जो लैंड लॉक्ड होता, और दूसरा जो सेंटर था इनका वो था आपका कॉस्ट रीजन पे। ठीक, तो इस तरह से दो सेंटर होने की वजह से इनके कुल कितने सेंटर हो गए? थ्री चीफ्स थे तो सिक्स सेंटर्स हो गए, सिक्स सिटीज़ हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इसमें जो दो थे आपके, एक आपका था पुहार और कावेरी पट्टनम। ठीक है, जो कि चोलास का पोर्ट था, एंड मदुरै द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। ठीक, तो एक आपका पुहार और कावेरीपट्टनम जो कि पोर्ट था चोलास का, और दूसरा जो मदुरै था वो कैपिटल था पांड्यास का। ये दो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी थी। अभी जो चीफ हुआ करते थे ये क्या करते थे कि ये रेगुलर टैक्स वगैरह नहीं लिया करते थे। इसकी जगह पे वो क्या करते थे, जो लोग थे इनके, जो प्रजा थी इनकी, जो उस रीजन में लोग हुआ करते थे, उनसे वो गिफ्ट्स वगैरह लिया करते थे, उपहार लिया करते थे। उपहारों की डिमांड किया करते थे, बोले थे कि लाओ तुम जितना अच्छा, मतलब हमें जितना गिफ्ट हो सके वो हमें दो तुम। ठीक है, लेकिन टैक्स वगैरह, ये रेगुलर टैक्स वगैरह नहीं लिया करते थे। They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas। ये क्या करते थे, अपना जो है सैनिकों को लेकर के जाते थे और अन्य देशों पे जो है हमला करते थे, कब्जा करते थे अपने जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, और वहाँ से भी वो ट्रिब्यूट, वहाँ से भी बहुत सारा धन वगैरह लेकर के आते थे। They gave some of the wealth and distributed the rest among their supporters including members of their family, soldiers and poets। तो ये क्या करते थे कि कुछ अपने पास पैसा रख लेते थे, बाकी जो था वो अपने सपोर्ट, उनके जो सपोर्टर हुआ करते थे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे, जिसमें आपके कुछ उनके फैमिली के लोग हुआ करते थे, कुछ सोल्जर्स थे, सैनिकों थे, कुछ आपके उसमें कविताएं रचने वाले जो कवि हुआ करते थे, है ना? तो इस तरह से वो सबको साथ में लेकर के चला करते थे। इसमें बहुत सारे जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, हुज कंपोजिशंस आर फाउंड इन संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोएम्स इन प्रेज ऑफ चीफ्स। तो इसमें बहुत सारी जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, उन्होंने ऐसी रचनाओं को ऐसी कविताएं लिखी हैं जो कि संगम लिटरेचर की ही पार्ट हैं। उसमें उन्होंने बड़ा ही प्रशंसा किया है, हु ऑफ्टन रिवॉर्ड देम विथ प्रीशियस स्टोन। तो उन राजाओं का बड़ा ही गुणगान किया है जो उनको रिवार्ड वगैरह दिया करते थे, जैसे सोने हो गए, गोल्ड हो गया, और कुछ प्रीशियस स्टोन हो गए, घोड़े वगैरह दान में मिल जाया करते थे, झांकियाँ दान में मिल जाया करती थी, रथ वगैरह मिल जाया करता था, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाया करता था, है ना? ठीक है, क्यों मिलता था? क्योंकि ये जो है राजा की प्रशंसा में जब भी कुछ गुणगान करते थे, कुछ कविताएं लिख दिया करते थे, तो उनको ये चीज़ें रिवार्ड में, सम्मान में दी जाती थी राजा के द्वारा। फिर अराउंड
200 years later, दो उसके 200 साल के बाद, a dynasty known as the Satavahan became powerful in western India. The most important ruler of the Satavahan was Gautamiputra Sri Satkarni. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother Gautami Balshri. तो अभी क्या होता है कि 200 साल के बाद एक अदर जो डायनेस्टी आती है जिसको हम लोग सातवाहन डायनेस्टी बोलेंगे, ये काफ़ी पावरफुल हो जाती है, लेकिन ये वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी पावरफुल हो जाती है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था उसका नाम था आपका गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इसके बारे में हमें जो जानकारी है वो मिलती है उसके एक इंस्क्रिप्शंस थे कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, जो कि उसकी मदर के द्वारा बनवाया गया था। उसकी मदर का नाम था गौतमी बलश्री, ठीक है। तो उनके द्वारा बनवाया गया एक इंस्क्रिप्शन है, उसी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स वेयर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ, literally the route leading to the south, which was also used as name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. तो अब ये जो रूलर्स हुआ करते थे सातवाहन रूलर्स, इनको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। मतलब दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण में जाने वाला जो रास्ता है उसका भगवान, इनको बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो दक्षिण में जाने वाला जो रास्ता होता था वो इनके राज्य से गुजरता था और उस रास्ते पे इनका अपना कंट्रोल हुआ करता था। तो ये लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपने सभी डायरेक्शन में, कोस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, है ना, इन सभी जगहों पे अपने जो है युद्ध लड़े, वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी और उन रीजन्स को जीता उन्होंने। सिल्क रूट एंड द कुशानाज। देखिए उस टाइम पे ना सिल्क जो रूट होता हुआ करते थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसका, उस पे, और कुशानाज जो थे उसके बारे में क्या दिया गया है ये जानते हैं। देखिए कुछ जो राजा हुआ करते थे उन्होंने ये कोशिश की कि जो सिल्क रूट है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। क्यों उन्होंने ऐसा सोचा? क्योंकि दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। क्योंकि ये जो सिल्क रूट हुआ करता था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो पास होते थे उस रास्ते से। तो इन्होंने क्या कहा किया कि वो ये जो रूलर्स थे वो सोचते थे कि उस रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबे जगह पे ज़्यादा मात्रा में अगर हम कैप्चर कर लेंगे तो इस एरिया से जितने भी लोग जाएंगे उनको हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उस फैसिलिटीज़ के बदले उनसे हम टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। तो तो इन रिटर्न दे ऑफ्टन प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट किया करते थे जो उस रास्ते से गुजरते थे। जैसे क्या होता था कि जब ट्रेडर्स यात्रा करते थे, सामानों को ले जाते थे अपने व्यापारी, तो उस टाइम पे जो अटैकर्स होते थे ना वो उनको लूट लिया करते थे। तो राजा का जब कंट्रोल होता था तो वो उनकी सुरक्षा देते थे अपनी आर्मी से। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वेयर द कुशानाज। तो जो सबसे ज़्यादा सिल्क रूट पे जो कब्जा था वो कुशानाज वगैरह का था, ठीक है। who ruled over Central Asia and Northern West India at around 2000 years ago। तो आज से लगभग 2000 साल पहले ये जो कुशानास थे इनका जो है उस रीजन पे एशिया पे, है ना, सेंट्रल एशिया पे और जो नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया है वहाँ पे इनका बड़ा अच्छा कंट्रोल था। तो देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर्स वेयर पेशावर एंड मथुरा। और इनके अपने दो मेजर सेंटर थे जहाँ पे वो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मतलब वहाँ से वो अपने पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया करते थे। तो वो दो रीजन था, एक था आपका पेशावर और दूसरा था आपका मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, और उनके किंगडम में एक तक्षशिला भी शामिल था। मतलब कुल मिला के 3 इम्पोर्टेंट सेंटर हो गए आपके। During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaport at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire। तो होता क्या है कि
जो आपका सेंट्रल एशिया था, है ना? जो सिल्क रूट होता था एक्सटेंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया से निकलता था और उसके बाद वो आता था कहाँ पे? इंडस रिवर के का जो मुहाना है वहाँ पे आता था, है ना? और वहाँ से सिल्क जो है उसमें लोड किया जाता था और उस सिल्क को भेजा जाता जाता था रोमन एम्पायर में वो जाता था, मतलब वेस्ट साइड में, ठीक है? तो इस पूरे रास्ते पर इन लोगों का कब्जा था, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और उस रास्ते से गुजरने वाले ट्रेडर्स को ये फैसिलिटी देते और उनसे ये काफ़ी अच्छा टैक्स वसूलते थे और इसलिए इनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी हो रही थी। ठीक, तो ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ और देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।